अब दिखेगा। ठीक, देखो हम बात किए ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड को जैसे हम खोलते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईवीएस में ब्रह्मांड से हमको क्या पढ़ना है। पूरा ब्रह्मांड थोड़ी ना पढ़ना है, ब्रह्मांड तो ज्योग्राफी है। तो ईवीएस के अंदर हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ब्रह्मांड का क्या सिलेबस है। हमारे ब्रह्मांड का सिलेबस है ग्रह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुल ग्रहों की संख्या। अभी तो बताए नहीं है, खाली रख दिए ये जगह कि कुल ग्रह कितने हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने ब्रह्मांड को खोलें, इस ब्रह्मांड को अगर हम लोग खोलते हैं तो इस ब्रह्मांड में ग्रह, ये हो गया ग्रह। सबसे पहला ग्रह है जिसका नाम है बुध, सेकंड है शुक्र, तीसरे पे है पृथ्वी। अब है यहां से फिर दिन शुरू हो जाता है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हम तो ये तो लिख दिए ना, लेकिन रटोगे कैसे। देखो सबसे पहले बुध शुक्र पृथ्वी एक साथ, बोलो बुध शुक्र हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी। अब दिन शुरू करो, मंगल बुध, मंगल के बाद एक दिन छोड़ो बुध होगा, तो बुध के बाद बृहस्पति होता है ना। देखो मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, तीन हो गया। मंगल बृहस्पति शनि, बीच में जुम्मा गायब है ना, गुरुवार, मंगल बुधवार गायब, तो मंगल बृहस्पति शनि। अब देखो पीछे आओ, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद हुआ। तो टोटल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब यहां से सवाल बनता है, आरोही अवरोही क्रम में लिखने, या तो घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, या दे देगा काल क्रम से सजाइए। तो अब यहां पे सबसे पहला ग्रह कौन हो गया, बुध। तो ये होता है कि सबसे, और ये ग्रह जो है, ये जो ग्रह है ये ब्रह्मांड के अंतर्गत है, और ये सारा इसको कनेक्ट करके ये है सूरज, ये है सूरज। ये जो हमारे जो ग्रह हैं इसका सूरज से क्या रिलेशन है, रिलेशन दिखा देते हैं फिर आगे चलते हैं। जब हम इस पूरी दुनिया को देखें तो ये इतना सा ही नहीं है। हमारा ये जो दुनिया है, इस दुनिया के बारे में सबसे पहले जैसे हम खोलते हैं तो ये दुनिया के अंदर में बहुत सारे, ये जो हमारा जो ब्रह्मांड है और ये जो तारा है ये जुड़ा है ग्रहों से, इसीलिए कहते हैं सूर्य एक तारा है। तो हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी एक ग्रह है और ये जुड़ा होगा तारों से। तो हर तारा अपने, इसीलिए ये माना जाता है कि शायद जब साइंस और मजबूत हो जाए तो धरती जैसे शायद कोई और ग्रह खोजे जाएं। तो हमारा ये जो सूर्य है ये सबसे निकट का तारा है। निकट का तारा यानी जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं वो है पृथ्वी, और ये पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है सूर्य। तो सूर्य एक तारा है। अब यहां पे ये बात बन गई कि सूरज तारा है तो धरती तारा क्यों नहीं है, ये भी तो बात होगी ना। धरती भी तो गोल है, ये भी बेचारा गोल है। तो अब यहां पे बात आई कि तारा वो होगा जिसकी अपनी प्रकाश और उष्मा होगी। तारा जिसका क्या होगा, प्रकाश और उष्मा। क्या धरती का अपना प्रकाश है, क्या चांद का अपना प्रकाश है? तो जिसका प्रकाश होगा वो तारा होगा, चांद का अपना प्रकाश नहीं है। अगर चांद के पास अपना प्रकाश होता तो प्रकाश यानी उष्मा, तो जिसमें प्रकाश उष्मा है वो तारा है, जिसमें प्रकाश उष्मा नहीं है वो तारा नहीं है। इसलिए सूर्य एक तारा है। चांद तारा होता अगर उसमें प्रकाश होती तो उष्मा होती। एक बल्ब जल रहा है तो क्या इसमें उष्मा नहीं है कि नहीं? तो उष्मा तो कुछ तो होगी ना। अब अपने घर में लाल वाला बल्ब जला देना, पसीना छोड़ने लगेगा। तो प्रकाश यानी जो चांद है वो तारा नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो चांद के पास प्रकाश होता है नहीं, तो वो जलता किसके प्रकाश से होगा? सूर्य के प्रकाश से। तो धरती का अपना प्रकाश है नहीं, तो धरती भी किससे रोशन होती है? सूर्य के प्रकाश से। तो जिसके पास अपना प्रकाश है वो है तारा। तो ये समझ आया कि हमारी धरती की ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। और सूर्य है एक तारा, और ऊर्जा किसमें है? तारों में।
जिसमें प्रकाश है उसी में ऊर्जा भी है, इसीलिए तारा और ग्रह दोनों क्या है, अलग है। तो अब हम यहां पे आपको आगे लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब यहां पे दो तरीके से बात करते हैं कि तारा, ग्रह, उपग्रह, ये तीन चीजें पढ़ना है इस टॉपिक में हमको। कि बच्चा आपसे जब पूछेगा कि मैडम उपग्रह क्या है, मैडम तारा क्या है, तो बोलोगे मेरे रिश्तेदार है। तो यहां पे तारा, ग्रह, उपग्रह क्या है? तारों का अपना प्रकाश है, ये है तारा। सूरज बना दिए, सूर्य क्या है, तारा है। ये सूर्य गोल दिखता है, और जो ऊपर के जो सूरज हैं वो गोल नहीं दिखते, इतने छोटे हैं। इसीलिए जब दुनिया खत्म होगी 7 सूरज जमीन पे ला दिया जाएगा, ये पढ़े हो, 7 सूरज नीचे ला दिया जाएगा, और वो सूरज है तारा। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो है सेकंड। तो जब क्या होगा कि ऐसे 7 तारे नीचे आ जाएंगे, मतलब 7 सूरज एक ही नहीं झेल पा रहे हो, क्योंकि सूरज हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर। तो इसीलिए आज हम देखो 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमारे इक्विपमेंट कमजोर पड़ रहे हैं, हमारी लैंडिंग खराब हो जा रही है। क्या सूरज तक पहुंच पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए अब कहता है कि लोग अभी तक जो गया है वो है ग्रह पे, उपग्रह पे गया है, ग्रह पर भी गया है। जैसे मंगल ग्रह पे गए हैं कि नहीं, ग्रह पे गया, पर तारों पे गया है नहीं गया है। हम ग्रह पे गए, उपग्रह पे गए, तारों पे गए। ये जो हमारा सूरज है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं ग्रह। ये ग्रह घूम रहा है, 8 से ज्यादा नहीं बनाना, 3 3 6 2 8, नहीं तो पता चलेगा ढेर ग्रह हो गया। इसको ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो ये 8 जो है ये अपने अपने पथ पर घूम रहा है। कोई बच्चा इंटर में जब पढ़ा होगा साइंस केमिस्ट्री, तो उसमें पढ़ाया जाता है प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी, कि जब हम ऊर्जा को देते हैं ऑर्बिट में, तो ये जो ऑर्बिट में जो भी वो होता है वो ऊर्जा के बल पे ही काम करता है। इन सारी चीजों को ये धरती पर क्यों नहीं गिर जाता? ये क्योंकि धरती भी इसी के घेरा में। धरती पे क्या खाक गिरेगा, धरती से ज्यादा ज्यादा टकराएगा, धरती भी खत्म, ये भी खत्म। 2 चुंबक को आपस में टकराएंगे तो दोनों का विनाश होगा ना। तो ये ब्रह्मांड के चारों ओर अब क्या है कि ये उपग्रह क्या है जो ग्रहों के चारों ओर घूम रहा है। ये देखो यहां जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं उपग्रह, और जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं ग्रह। और सूर्य क्या है? आकाश गंगाओं के चारों ओर घूमता है। और हमारे ब्रह्मांड जैसा अनेकों ब्रह्मांड है इस दुनिया में। ये दुनिया के बारे में सोचना संभव ही नहीं है। आप ही सोच के देखो कि आप हिंदुस्तान के, झारखंड के, हनबारा के, फलना के घर में रह रहे हो, कितना अंदर जाना पड़ गया। तो पूरी दुनिया कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी है। इसीलिए ये क्या है, अमूर्त चिंतन पर आधारित। हम आपको जो पढ़ाए रिकॉल कराते हैं, फिर आगे जाते हैं। हम आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेंथियर, थियरी कहलाई बिग बैंग थियरी। ब्रह्मांड क्या है? अनेक चीजों से ठुसा हुआ है, और इसमें सबसे पहला चीज बताएं तारा। तारा उसको कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा हो। ग्रह उसको बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उपग्रह कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाता है। ग्रहों की संख्या टोटल है 8। अभी रटाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक एक स्टेप छोड़ के, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो गायब किए, अभी बताते हैं। अब यहां पे देखो, इससे पहले क्या हुआ कि हमारे पास जो थियरी थी, प्लूटो ही बता देते हैं। हमारे पास जो थियरी थी स्टार्टिंग में, बोला ग्रहों की संख्या है 9। अब देखो ग्रह क्या होगा, ग्रह के लिए एक थियरी आई। बोला ग्रह वो होगा जो सूरज के चारों ओर घूम रहा होगा। जो सूरज के चारों ओर घूम रहा होगा उसको ग्रह बोलेंगे, कि जो सूरज के चारों ओर घूम रहा है उसको ग्रह बोलेंगे। लेकिन जो प्लूटो था वो घूम ही नहीं रहा था, इधर से गया इधर से घूम के आ गया, बच्चा वाला हाल। मतलब जब पूरा चक्कर मारा ही नहीं तो थियरी फ्लॉप कर गई ना, ये ग्रह हुआ नहीं। तो इसको बोला गया बौना ग्रह। बौना ग्रह इसको बोला IUAN की बैठक हुई 2006 में, और प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। और 2006 के बाद कुल ग्रहों की संख्या बची 8। तो बौना ग्रह को बौना ग्रह की श्रेणी में, प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया? 2006 में डाला गया। और उसका आधार बताया गया कि ये तो पूरा घूम ही नहीं रहा है, ये तो आधा ही घूम रहा है, और पूरा घूमेगा तब ना ग्रह होगा। तो आधा घूमा तो इसका नाम दे दिया गया बौना ग्रह, प्लूटो। और आज ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8।
पूरा घूमने के लिए रफ्तार ना चाहिए, दूर ना है। अब देखो यहाँ पे तुमको बाउंड्री के साइड साइड घुराएंगे, फिर घूम जाओगे। अब 8 पे घूम रहा है, ये एकदम लास्ट में, ये अस्कत से नहीं घूमा, हम क्या जाने है ना। उतना लंबा ऑर्बिट है और ऊर्जा कहां से मिल रही है? सेंटर से। शायद वो दूर होने के कारण सेंटर उसको घुरा नहीं पा रहा है, या उसको उतनी ऊर्जा नहीं मिल रहा है, इसीलिए आधे रास्ता से घुर गया ही। तो अब जब स्टडी आई, स्टडी वही बोलते हैं, हम लोग भी तो मास्टर है, पढ़िए ना पढ़ाते हैं, किसी से पढ़े ही है। तो अब वहां पे क्या है कि ये एकदम लास्ट में चला गया। अब ये अस्कता जाएगा कि तुम लोग घुरेगा थोड़ा थोड़ा, हम घुरे दुनिया भर। जितना लंबा आपका सर्किल होगा उतना ज्यादा देर न लगेगा। 10 किलोमीटर का रेडियस मार दिया, कितना लंबा ग्राउंड हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे घूमने की अवधि बच्चों जैसी छोटी मोटी नहीं है। हमारी धरती 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है, इसीलिए तो बोलते हैं ना हमारी धरती टोटल कितना दिन में घूमती है? 365 दिन 6 घंटे, और लीप ईयर में होता है 66। हर चौथे साल होता है, ये ऐड हो जाता है, इसीलिए लीप ईयर होता है। और कैलेंडर से सवाल बनता है, जो अभी आपको हम सिखाएंगे। सवाल बनता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा? 2024 लीप ईयर होगा कि नहीं? जो 4 से कटे वो लीप ईयर है। तो ये भी सवाल है आपका यहाँ पे। तो अभी तक जो हम लोग बात किए, पहला कि ब्रह्मांड के बारे में जो सिद्धांत दिया जॉर्ज लेवेंथर, उस सिद्धांत को हम लोग बोले बिग बैंग थियरी। और ब्रह्मांड कई चीजों का संग्रह है। इसमें हम लोग पढ़े तारा, तारा वो है जिसका अपना प्रकाश और उष्मा है। सेकंड चीजें पढ़े ग्रह, जो तारों का चक्कर लगाता है, इसके पास अपना प्रकाश उष्मा नहीं है, एक घूम ही नहीं पाया। 2006 में IUN उसको क्या किया? बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, क्योंकि ग्रह वही होगा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उपग्रह वो होगा जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ये है हमारी धरती और ये है चांद। तो चांद क्या है? ग्रह की उपग्रह? उपग्रह, क्योंकि चांद किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी का। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा, क्योंकि किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। तो चंद्रमा क्या है? ग्रह की उपग्रह? उपग्रह। तो जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं उपग्रह। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की हो गई थियरी। इससे ज्यादा सीटेट में नहीं बनता है। तो क्या कि बुध कब घूमता है, कितना दिन घूमता है, कितना कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमारी धरती के बारे में बात आ जाती है। ये है धरती। तो इस धरती के बारे में बात करते हैं। हमारी इस धरती को टोटल, इस ब्रह्मांड से हम धरती बाहर निकाल ली, तो बात करते हैं धरती की, क्योंकि बच्चा खुद नहीं जानता तारों के बारे में। आज ही आपको पता चला होगा कि तारा का अपना प्रकाश उष्मा, इसलिए उसको तारा बोलते हैं। तो सोचो 1 to 5 का बच्चा आपसे पूछेगा मैडम तारा क्यों जलता है? वो नहीं पूछेगा, वो धरती के बारे में पूछेगा। मैडम वर्षा क्यों होती है, बाढ़ क्यों आ गई, धरती पर पानी क्यों है? तो हम लोग इस धरती के बारे में पढ़ते हैं, और इस ब्रह्मांड में इसी धरती को ही पढ़ाना है आपको। जहां से आपको पढ़ाएंगे धरती की आंतरिक संरचना, जिसको बोलते हैं भूपर्पटी, मेंटल कोर, जहां से आपका सवाल बना है EVS में। तो बात करते हैं हम लोग अपनी धरती की। इस धरती के बारे में हम लोग बात किए, तो ये हमारी धरती है। इस धरती को हम लोग अध्ययन के लिए 2 तरह की रेखाओं में बांट दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर हमें क्या बताता है? अक्षांश और देशांतर, हम इस धरती को 2 रेखाओं में बांट दिए, अक्षांश और देशांतर। जैसे यहां पे जो देशांतर है, कोई नहीं फिर बदलते हैं। चार्ज, अच्छा कोई बात नहीं, चार्ज पकड़ रहा है, पहले से ये चार्ज में नहीं है, फिर लगेगा चार्ज में, कोई बात नहीं। इंसान क्या हो जाता है, उकता आ जाता है, इसको फिर लगा देते हैं चार्ज में। देखो अक्षांश और देशांतर, हम अपनी इस धरती को 2 तरह से अध्ययन के लिए बांटे, अक्षांश और देशांतर, जिसमें से एक हमको समय बताता है और दूसरा हमको डायरेक्शन बताता है, जिसको बोलते हैं दिशा, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आप सुने होंगे कि आप कहां पे स्थित हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका दिखाता है, ये जो मैप है। यही से हम लोग सीखेंगे टाइमलाइन। आपका जो सवाल है यहां से, वो टाइमलाइन पे, यहां पढ़ाएंगे आपको टाइमलाइन। फिर हमारा एक अगला चैप्टर होगा धरती, जहां पे हम धरती को 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें है धरती का स्थलीय भाग, जलीय भाग और वायुमंडलीय भाग।
जल में देखेंगे कि टोटल सागरों की संख्या कितनी है, स्थल में देखेंगे टोटल महादेश कितने हैं, और वायुमंडल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वायु हमारे वायुमंडल में है। और ये वायु का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का मतलब है एक गैस, और वायु का मतलब है मिश्रण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अलग अलग तरीके के गैस, और ये सारे गैसों को मिश्रण को बोलते हैं वायु। हम वहां जानेंगे। बहुत आदमी सोचता है वायु का मतलब ऑक्सीजन, वायु का मतलब सारी गैसें, इसलिए वायु क्या है, अनेक चीजों का मिश्रण है। तो धरती हम लोग अक्षांश और देशांतर में बांटे, जिसमें एक समय बताता है, दूसरा दिशा बताता है। अब देखो समय और दिशा कैसे पता लगाएंगे हम। और ये जो दिशा है, ये समय और ये दिशा तापमान बताता है हमको। दिशा तो पढ़ा ही दिया ना, कि समय बताता है एक, और एक बताता है तापमान, कि कितना तापमान है। अब यहां तापमान ये कैसे बताता है देख लेते हैं। ये बीच में एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब है भूमि के बीच से गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को 0 डिग्री कहा जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता है। अब देखो कैसे घटता है। यह है हमारा भारत, ये भारत है। सबसे ज्यादा तापमान कहां, तमिलनाडु केरला क्षेत्र में। हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू होता है, और 0 डिग्री इसके नीचे होगा कि नहीं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा में सूरज हमेशा चमकता है, इसलिए सबसे ज्यादा तापमान नीचे वाले क्षेत्रों में होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा कि नहीं, इसलिए भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कश्मीर लद्दाख ऊपर पाया जाएगा। यही बात है कि हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, और ऊपरी रेखा को हम बोलते हैं, ये जो ये है इसको बोलते हैं कर्क, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। तो ये पता चला 0 से ऊपर गए तो 23.5। तो ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये क्या होता है, इसके तापमान क्या होता है, घटता जाता है भूमध्य रेखा से। तो पता चला ना कि ये वाली जो रेखाएं हैं, ये जैसे जैसे हम ऊपर गए, ये किसको बताया, तापमान को। इसीलिए किसी भी स्थान का जो तापमान है वो एकदम इसी हिसाब से सेट किया गया है। कहीं कहीं तापमान मानसून के कारण प्रभावित हो जाता है, कहीं घटता तापमान बढ़ा देता है, तो कहीं बरसात तापमान गिरा देता है। तो ये मानसून पर भी निर्भर करता है। लेकिन स्थानीय तापमान क्या होता है कि इससे पता किया जा सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठ करके ही अपने हनबारा का तापमान पता कर सकते हो मोबाइल से। तो अब बताओ, क्या मोबाइल कैसे बता पाया, बस इसी के वजह से। आपके मोबाइल में भी वही तापमान होगा, मेरे मोबाइल में भी वही तापमान होगा, क्योंकि ये तापमान कहां से बताता है, इसी से। अब ये तापमान यहां से कैसे बताता है, जिसको बोलते हैं आर्द्रता। हम वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं बैरोमीटर से, नाम सुने होंगे, यहां पे बना देते हैं बैरोमीटर। इस बैरोमीटर में कुछ इंगित होता है। हमारे वायुमंडल में, दूसरे के वायुमंडल में, हर क्षेत्र के वायुमंडल में कुछ आर्द्रताएं होती है। आप कभी देखोगे गुड्डा में बारिश पड़ रहा था, हनबारा आते आते बारिश ही नहीं हुआ, एक बूंद भी नहीं हुआ। तो हर क्षेत्र का जो जलवायु होता है वो स्थानिक होता है। किसी खास क्षेत्र में कोई प्लांट पाया जाता है, किसी खास क्षेत्र में कोई फूल पाया जाता है, किसी खास क्षेत्र में कोई पहनावा पहना जाता है। ये सारी चीजें डिसाइड करती है उसके यहाँ का मौसम। जम्मू कश्मीर में लोग संडो गंजी नहीं पहन सकते, क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो ये बैरोमीटर क्या है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है बैरोमीटर। और वायुमंडलीय आर्द्रता हमें मौसम की कैसे सूचना देगी। अगर वायुमंडलीय आर्द्रता में ये जो बैरोमीटर है, ये जब मापेगा आर्द्रता को, अगर बैरोमीटर एकाएक गिर गया तो आएगा आंधी तूफान, और अगर धीरे धीरे गिरा तो होगी बरसात, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो होगा मौसम साफ। यानी जो हमारा जलवायु जो मंत्रालय है, जो जलवायु सूचना प्रसारण है, वो कैसे पता करता है, इसी से, आर्द्रता से, कि हमारे वायुमंडल की ये जो आर्द्रताएं हैं यही बताएगी कि मौसम की दशा क्या होगी। अगर बैरोमीटर में वायुमंडल की आर्द्रता तेजी से गिर गई, इसका मतलब है आंधी तूफान आएगी, वो अलर्ट मैसेज करेगा आपको। झारखंड सरकार करती है ना, तो वो अलर्ट मैसेज करेगी आपको कि मौसम बिगड़ने वाला है, आर्द्रता धड़धड़ा के गिर गई। तो आर्द्रता मतलब क्या होता है, आर्द्रता मतलब होती है नमी। अब हम ऐसे ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, आपको सुनने से काम है ना, ऐसे कान पे भी रख सकते हैं बंद करके, उतारना जरूर। देखो, वायुमंडलीय आर्द्रता का मतलब है नमी, और नमी का मतलब है जैसे यहां अपने मुंह पर एक पानी मार लिए, छिड़काव,
आर्द्रता है कि नहीं। उदाहरण देते हैं, कभी ठंडा लिए हो स्प्राइट, उस स्प्राइट को आप क्या करना, ऐसे पकड़ के रखना, देखना वायुमंडलीय आर्द्रता चिपकने लगेगी, और जाहिल आदमी कहेगा फटा हुआ लाए हो क्या। यही है आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। कि वायुमंडलीय आर्द्रता हम देख नहीं पाते, वो हवाओं के फॉर्म में भाप बन के हमारे वायुमंडल में एग्जिस्ट करता है। अगर ये वायुमंडलीय आर्द्रता बैरोमीटर में एकाएक गिर गया, मतलब आएगा आंधी तूफान, मौसम बदल जाएगा, एकदम ठंडा आसमान काला, आप निकल जाओगे टहलने, भाग के घर आओगे, बारिश आ जाएगी। ये हो गया कि हम वायुमंडल को के तापमान का पता और उसका नियंत्रण करते हैं ऐसे। उसमें भी चार्ज नहीं है चार्ज, छोड़ो, खराब हो गया। अब देखो हम टाइम कैसे निकालते हैं। तापमान तो जान गए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर कोई आदमी अपने देश से जहां हम लोग हैं पीछे तरफ जाएंगे 0 डिग्री के तरफ, तापमान बढ़ा हुआ होगा, और अगर रिटर्न आएंगे तो तापमान क्या होगा, घटा हुआ होगा। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो तापमान बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा। अब ये बात हो गई। अब हम लोग समय देखते हैं। तापमान तो जान गए, तापमान कैसे निकालेंगे, तापमान के बारे में सूचना कैसे पता चलेगा, वायुमंडलीय आर्द्रता मापेंगे कैसे, बैरोमीटर। बैरोमीटर में होता है पारा, पारे की मदद से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं कि आसमान साफ होगा, कि वर्षा आएगी, कि आंधी आएगा। अब आगे बात करते हैं कि हम समय कैसे पता करते हैं। दुनिया को समय निकालने के लिए कुछ जानकार लोगों ने क्या किया कि एक टाइम लाइन खींचा, जिसको बोला गया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच लंदन से एक लाइन खींची गई, बोला आज के बाद ये हमको बताएगा समय। अब बताओ, क्या कोई आदमी मनमानी तरीके से लाइन खींच देगा वो समय बताएगा? समय कौन बताता है? सूरज की स्थिति, सूरज से पता करते हैं ना, दिन रात ढला। जैसे आज कोई घड़ी 2 घंटा पीछे कर दे और आदमी को उल्लू पढ़ाए, शाम होगा अपने टाइम पे कि नहीं होगा? होगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलता है, इसीलिए शाम जल्दी हो जाता है। दिल्ली में लेट से होता है। कभी रमजान में किसी रिश्तेदार से बात की हो कि अगर रोजा खोल लिए, अभी तो हुआ ही नहीं। कभी सऊदी अरब का आदमी 2 बार ईद मनाया है? मनाया है। बहुत आदमी जिसके पास पैसा है, दिन में वहां ईद मनाया, रात में यहाँ पहुंच गया, दूसरे दिन यहाँ मनाया, 2 ईद हो गया उसका। हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग भी कहते हैं ना, सऊदी में आज ईद है, इंडिया में कल ईद होगा। होता है कि नहीं होता? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि धरती के एक हिस्से में अगर दिन है तो दूसरे हिस्से में रात होती है, क्योंकि हमारा ये जो भेपर है, कौन? सूरज, ये क्या करता है कि जिस ओर होगा उस ओर दिन होगा, और जिस ओर नहीं होगा वहां क्या होगा? रात होगा। टॉर्च मारे यहां, इस पार अंधेरा की नहीं, यहां होगा ना। अभी देखो ये धीरे 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 ऐसे हो गया, इस पार उजाला इस पार अंधेरा। और अगर पूरी धरती पर एक साथ टॉर्च मारा जाता तो आदमी सोता कब? या तो पूरा दिन ही रहता ना हमेशा। इसलिए कुदरत का बनाया हुआ ये निजाम है कि एक तरफ दिन होगा, दूसरी तरफ रात होगा। अब ये सूरज क्या है? ये धरती धीरे धीरे घूमती है। ये धरती, अब ये हो गया धरती। जब ये धरती ऐसे करके घूमती है तो इसको बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन से दिन रात होता है। जैसे ये लो, ये है सूरज। अब देखो ये धरती ऐसे करके घूमी घूमी, धीरे धीरे सुबह हुआ, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, मगरिब हो गया, रात हो गया, इस पार चला गया, इस पार उजाला हो गया। तो धरती जब अपने अक्ष पर घूमती है उससे बनता है दिन रात। गायब हो गया, फिर से बना देते हैं कि ये धरती है। ये क्या है कि सूरज के सामने घूर रही है, सूरज इसके सामने घूर रही है, तो यहां फोकस मारा, यहां दिन, यहां रात, फिर यहां आया। तो जब धरती अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे होता है, उसको बोलते हैं दिन रात। और परिक्रमण, जैसे ये देखो, ये है, मान लेते हैं घर, घर के चारों ओर घूम रहे हो तो घूमोगे ऐसे ऐसे करके घूमे, तो ये कहलाता है परिक्रमा। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब धरती क्या हो, सूरज के, सूरज ये है, इसके चारों ओर घूम गई तो इसको बोलते हैं परिक्रमा। और परिक्रमा से होता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? परिक्रमा से। परिक्रमा का मतलब क्या है? जब धरती चारों ओर चक्कर लगा दे सूरज का, इसको बोलते हैं परिक्रमा। और परिक्रमा क्या होगा? धीरे 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 होगा ना। और ये लगाती है वो 365 दिन में। 365 दिन में धरती सूर्य का पूरा परिक्रमा करती है, और इससे ठंडा, गर्मी, बरसात अलग अलग आता है। लेकिन घूर्णन
घूर्णन मतलब क्या, ये लो ऐसे करके घूम गई। तो धरती क्या है कि घूर्णन करती हुई परिक्रमा करती है, यानी दिन रात लाती हुई ना मौसम बदलती है। आज भी मौसम बदलेगा, कल भी बदलेगा, परसों भी बदलेगा, और साथ में वो क्या करेगी, परिक्रमा भी करेगी। तो घूमने से मौसम परिवर्तन, घूमने से दिन रात होता है, और परिक्रमा करने से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और परिक्रमा करती है 365 दिन में 6 घंटे में, और ये घूर्णन करती है 24 घंटे में। अब यहां देख लो कि बहुत बेवकूफ, जानते हो क्या कहा, इतना आसान, 24 घंटा बस। तो घूर्णन कितने घंटे में धरती करती है, 24 घंटे। परिक्रमा कितना, 365 दिन, जिसको हम बोलते हैं एक साल। तो हमारी धरती का ये जो हमारा जो साल है वो किस पर डिपेंड करता है, धरती के घूर्णन पर। तो हमारा ये जो साल है 365 दिन में खत्म हो गया, एक साल गया, यही तो है ना, एक साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया। जैसे 12 तिया 36, कितना हो गया, 360 लगभग। तो हमारा ये जो हमारी जो धरती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इससे ऋतु बदलता है, साल बदलता है। और घूर्णन से, घूर्णन 24 घंटे में होता है, इससे दिन रात बदलता है। अब आगे चलते हैं कि ये जब दिन रात लाएगा तो लाएगा कैसे, तो ये हो गया। अब देखो, इसको बनाने से पहले आपको एक चीज ये सिखाते हैं। धरती अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 360, जैसे हम यहां खड़े हैं, सेम ऐसे घूम, कैसे घूम गए ना, इसको बोलते हैं 360। तो जब हम एक चक्कर पूरा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं 360। धरती 360 डिग्री घूमती है, कितना घंटा में, 24 घंटा में घूमती है ना। धरती 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, पूरा दिन रात पूरा ला दी, पूरा घूम गई। तो देखो अब 360 इज इक्वल टू 24 घंटा। एक घंटा बराबर क्या, 24 से भागा, होगा कि नहीं, कि एक घंटा बराबर 24 से जब भागा दिए तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 दूनी 30, यानी 15 डिग्री बराबर क्या हो गया, एक आवर। 1 आवर इज इक्वल टू कितना डिग्री निकला, 15 डिग्री। अभी हम लोग यूज करेंगे कि एक घंटा बराबर कितना डिग्री धरती घूमेगी, 15 डिग्री। 24 घंटे में कितना डिग्री घूरती है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूरेगी, 15 डिग्री। एक मिनट में क्या डिग्री घूरेगी, तो आवर को मिनट में चेंज करते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 डिग्री हुआ। तो यहां पे क्या होगा, 15 चौके 60। तो 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री। 1 मिनट में 4 डिग्री। अब यहां पे देखो 15 डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। तो अब देखो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 बटे 15, 15 चौके 60। तो 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी धरती, 1 डिग्री। 1 मिनट में 4 डिग्री घूरे, बवाल हो जाएगा। तो यहां से हमारी 2 थियरी घूम के आई। अब देखना, यहां से हम सिखाएंगे आपको कि भारतीय मानक समय के 2 घंटा आगे, यानी 2 घंटा बराबर कितना डिग्री आगे, 15 दूना 30 डिग्री आगे। 1 घंटा बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। अब यहां से सवाल बनेगा, अगर भारत के कोई 30 डिग्री पूरब में है तो कितना घंटा आगे होगा। अब देखो पूरब में है, पूरब में क्या होगा, आगे, और पश्चिम में क्या होगा, पीछे। कैसे, सूर्य कहां उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, बचपन में पढ़े हो। तो सूर्य क्या होता है, पूर्व में उगता है। सूरज कहां उगता है, पूरब में ना उगता है, गड़बड़ा दोगे क्या। तो सूरज पूरब में उगा। अब देखो यहां पे सूरज यहां आया, दिन हुआ, यहां दिन होगा क्या, यहां दिन होगा नहीं, यहां रात होगा। यहां दिन हुआ, अब यहां पे सूरज आएगा तो यहां दिन आएगा, और यहां दिन ढल जाएगा। जैसे सूरज अगर मेरे सामने है तो हम दिन है, अभी एकदम फर्चा होगा। सूरज धीरे 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 चला जाएगा तो हमारे यहाँ क्या छोड़ देगा, धीरे 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 अंधेरा छोड़ता जाएगा ना। तो सूरज निकलता है यहाँ, ये लो। अब भारत के बारे में बात करते हैं, ज्यादा लोड पड़ेगा, दिमाग शॉर्ट कर जाएगा। देखो ये है अरुणाचल प्रदेश। सूरज पूरब में उगेगा तो उगता सूर्य वाला राज्य कौन, अरुणाचल प्रदेश। डूबता सूरज वाला कौन, गुजरात। तो भारत और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाता है, कि अगर सूरज यहां 6 बजे उगेगा ना, उसी टाइम पे भारत में 8 बजे उगेगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का टाइम अलग है। लोग डिमांड करते हैं। अब डिमांड क्यों करता है, कि अरुणाचल प्रदेश का लोग कहता है कि देखिए सर, हमारे यहां सूरज तो पहले हो जाता है, आपकी घड़ी एक ही है, 1 2 3 4 5 12 बज गया, और हमारे यहां 2 घंटा पहले सूरज निकल के रेडी निकल जाता है ना सूरज। और सूरज निकला मतलब दिन। और सूरज जो है भारत में पूरी तरीके से चमकता है। भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद से।
इलाहाबाद से लिया गया है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से। अब इलाहाबाद से लिया गया टाइम ये बनाते हैं भारत, कि भारत के बीचों बीच से एक समय रेखा लेके गया जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा सा पुर्जा खोल रहे हैं, सारा समझ आ जाएगा। क्या है कि आप लोग पहले कभी पढ़े नहीं हो ना, इसीलिए क्या से क्या हो रहा है देखते देखते। तो चलो पहले आपको बताते हैं भारत के ही बारे में, फिर आगे खोलते हैं। यहां देखो, हटाओ उसको, ये नहीं सीखे ना जिंदगी में नहीं बनेगा। ये हमारा भारत है। भारत जो है यहां शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और यहां शुरू होता है 37.6 पे खत्म। अगर कोई आदमी भारत में है, इसका मतलब है वो 8 और 37 के बीच में होगा। अब यहां देखो, भारत के पीछे भी दुनिया है कि नहीं, आगे भी दुनिया है। क्या भारत है मतलब यही दुनिया है? तो इसके पहले भी कोई देश है? तो जहां से हम लोग समय लिए हैं उसको माने 0 डिग्री, और समय कहां से लिए? ग्रीन बीच से। अब ग्रीन बीच से इस तरफ जाएंगे तो 0 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा। जब हम भारत पहुंचे ना, तो भारत पहुंचते ही यहां मिला हमको 68 डिग्री 7 मिनट। यानी हमारा भारत दुनिया में जहां से समय लिया गया है उससे 68 डिग्री दूर है। तो भारत शुरू हुआ 68.7 और ये खत्म होता है 97.25 पे। तो देखो 0 ग्रीन बीच से समय लिए, तो इसको माने कौन डिग्री? 0 डिग्री। एक पे देश होगा 2 3 4 5। हमारा भारत शुरू होता है 68 से और 97 पर खत्म हो जाता है। 68 और 97 के बीच देखो लगभग कितना? 30 डिग्री का अंतर है। देखो 30 डिग्री का अंतर है। तो यानी 15 डिग्री बराबर क्या है? घंटा। 1 घंटा। तो 2 घंटे का अंतर कहां से निकाले? इसी से, कि भारत का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का। क्यों? क्योंकि हमारा भारत 68 से 97 के बीच है, जिसमें 30 डिग्री का अंतर लगभग हो जाता है, लगभग 2 घंटे का अंतर। तो अब हम ये जाने कि यहां से यहां 2 घंटे का अंतर है 0 से। देख कि 0 से कोई 97 जाएगा तो कै घंटे का अंतर होगा? बताना जरा। 15 छक्की 90, और 97 का मतलब क्या? थोड़ा सा और आधा आगे, तो यानी 6.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। ये समझ आया? अगर यहां बज रहे होंगे 12, तो यहां बज रहा होगा इस पर पहले 18.5। यानी कि अगर दोपहर, यहां पर कहेगा कि अगर ये है 0 डिग्री ग्रीन बीच, कहेगा अगर ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 97 डिग्री पर समय क्या होगा? शाम के 6:30 बज रहे होंगे। ये समझ आया? ये समझ आया? नहीं है। देखो दुनिया में समय लिए 0 डिग्री माने ग्रीन बीच के बाद भी देश है। तो यहां से जब हम लोग चले ना, तो हमारा देश तो यहां पर है 68 पे, और 97 पे हमारा देश खत्म हो गया। तो सरकार क्या की कि समय का प्रॉब्लम ना हो, तो भारत के एक समय रेखा एकदम ले लिया। देखो 68 और 97 के बीच का समय ले लिया 82.5। ये समझ आया कि ग्रीन बीच से जो समय रेखा लिए हैं उसको कितना डिग्री माने? 0। भारत का जो समय रेखा है वो कितना है? 82.5। आप कहेगा सर इसको भी 0 है, मान लीजिए इतना तितम्मा का लिए कर रहे हैं। तो देखो बाबू, तितम्मा 68-97 के बीच में कभी 0 आएगा? कैसे ले लेंगे 0? तो या तो 69 लेंगे, 80 लेंगे, 82 लेंगे, 85 लेंगे, 98 भी नहीं ले सकते। जो बीच में रहेगा वही ना लेंगे। तो हम लोग भारत के बीच का समय ले लिए कितना? 82.5 ले लिए। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 5 राज्यों से होकर समय रेखा गुजरता है। और अब हम सबको घड़ी पहना दिए, एक जैसी पहना दिए। अरुणाचल वाला अपने बच्चे को कहता है 4 बजे, चलो चलो शाम हो गया। अब यहाँ का कोई आदमी जाएगा ढील ढाल, कहेगा अभी तो 4 ही बजे हैं, कहेगा आसमान देख सूरज डूब गया। तो कितना प्रॉब्लम होता होगा। यानी कि जब हमारे दिल्ली में एक CRM खोलता है कोई कंप्यूटर का, ऑफिस जाता है 9 बजे, तो अरुणाचल प्रदेश वाले के लिए वो समय उसकी घड़ी के हिसाब से 9 तो बज रहा है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से कितना बज गया? 11। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, थक जाता है, दिन ही नहीं कट रहा होता है उसका। और ये लोग घर से ऑफिस से जाता है शाम के 6 बजे, 9 घंटे का ड्यूटी, 8 घंटे का ड्यूटी, 1 घंटा लंच। ये 6 बजे निकला और इसको कै बजे निकलना पड़ेगा? 8 बजे। यानी कि ऑफिस वर्क हेल्दी नहीं रहा इसका, अरुणाचल प्रदेश वाले का। इसलिए अरुणाचल प्रदेश वाला बोलता है कि इंडिया के टाइमलाइन 2 होनी चाहिए, तुम अपनी घड़ी पहनो, हम अपनी घड़ी पहने। लेकिन हमारे यहाँ फिर क्या हो जाएगा? रिज्यूम जो CRM होगा वो अलग अलग सॉफ्टवेयर से खोलना पड़ेगा, IT सेक्टर को अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, TL मैनेजर HR सारे अलग अलग हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, बजट ज़्यादा आ जाएगा।
हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और देश की आर्थिक राजधानी और आर्थिक एरिया यहाँ है। इसीलिए सब बोलता है नॉर्थ ईस्ट वाला कि भारत हमको पराया समझता है, पराया समझता है ना, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग कुछ रखे ही नहीं है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर जल रहा है, तो मणिपुर जल रहा है, सरकार की कोई ध्यान नहीं। क्या आप ही बताओ, आप कभी नॉर्थ ईस्ट गए हो? जाना भी नहीं चाहोगे, जाओगे कैसे? ले जाएगा कौन? अदुला मिल गया अड़ियल तो और नहीं ले जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट है, हम लोग भी नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे सुंदर अगर देश का कोई हिस्सा है तो वो है नॉर्थ ईस्ट। जब आप मेघालय जाओगे तो तब देखोगे वहाँ कि भारत का ये क्षेत्र कैसे अत्यधिक बारिश कराता है। जिसको बरसात से पसंद है, पहाड़ी इलाका बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट गए हैं। आगे चलें, आप कहोगे इसीलिए बक रहा था इतना। तो यहाँ पे देखो कि भारत का मानक समय कितना है, 82.5, और ग्रीनविच से टाइम लाइन जो लिए इसको क्या माने, 0 डिग्री। अब बनाते हैं सवाल बताते हैं, कल दिमाग शॉर्ट कर जाएगा क्या? देखो अभी दिसंबर भर है, ये टॉपिक, कुछ टॉपिक है इसमें जो आपको टफ लगेगा, जैसे हो गया ट्रेन, सापेक्ष, राज्य कनेक्टिंग एरिया, और दूसरा है टाइम लाइन। टाइम लाइन में हम आपको निकालना सिखाएंगे समय, फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि समय बड़ी चीज नहीं है। आप कहोगे कि ये बताओ कितना डिग्री पर खड़े हो, टाइम हम बता देंगे। हाँ बोलो क्या? देखो अमेरिका में क्या होता होगा, तो अमेरिका का जो टाइम लाइन है, ठीक है, जैसे भारत 82.5 पे है, और उस देश का जो टाइम लाइन है उसके बीच कितना का अंतर है तुरंत पता चल जाएगा ना। कैसे पता चलेगा? हम लोग ये अंदाजा लगाते हैं, जैसे ये देखो अमेरिका कहाँ है, इस पार देखो, उसको करने दो, तुरंत गल। इस पार देखो, ये वाला अमेरिका है, 2 महादेश उत्तरी और दक्षिणी, हमारा भारत है यहाँ। तो देखो हमारा भारत यहाँ पे एशिया वाले में कनेक्ट है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे भारत का समय इसके समय से हमेशा आगे होगा, सूरज हमारे पार उगता है और ये लास्ट में है, तो यानी अगर हमारे यहाँ दिन होगा तो इसके यहाँ रात ही हो रहा होगा, समय का चाहे जितना भी अंतर हो जाए। तो अब ये पता चलेगा कि यहाँ का जो ये कितना डिग्री पर है ये देश, और हम तो जान गए ना कि हम लोग कितना पे है, 82.5 पे। अब देखो कि कोई देश, अगर जो मान लेते हैं कि भारत का कोई राज्य 90 डिग्री पर है, ग्रीनविच पे दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री यानी 15 छक्की 90, तो यहाँ 8 बज रहा होगा। भारत का कोई देश जो 75 डिग्री पे है, 15 पचे 75, तो भारत में यहाँ कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा भारत के उस क्षेत्र में। तो आपको पता चला कि भारत में ही अलग अलग जगह पर समय अलग अलग हो गया, और ये डिसाइड किया वो जो कितना डिग्री पर खड़ा है। तो डिग्री पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सारा निकाल लेंगे। तो आपका अब एक सवाल है, एक सवाल करा के जाएं क्या? देखो ये सवाल, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा। एक सवाल है जो पिछले बार आया है, देखो यहाँ पे, अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 2 बजे हैं, तब भारतीय मानक समय पर समय होगा। ऐसा ही सवाल थोड़ा बहुत चेंज। अब देखो अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री यहां से लिया गया। अब यहां से क्या होगा कि इस पार जो है प्लस में होगा और इस पार माइनस में, 1 2 3 ऐसे करके। तो हमारा भारत क्या है, 82.5 डिग्री पर, ये पता है ना, 82.5 डिग्री। अभी दिखाया आपको कि भारत का समय रेखा कितना से लिया गया है, 82.5। ग्रीनविच कितना, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो 82.5 मतलब कितना घंटा आगे, 15 पचे 75 और 7.5 यानी 5.5 घंटा आगे। अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 शाम होगा। समझ आया? यही है ना कि अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भारत में कितना बजेगा, भारत कितना पे है, 82.5 डिग्री। तो जब भारत देगा तो डिग्री नहीं भी दे सकता है, क्योंकि हम लोग भारत के हैं। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 2 बजे हैं, तो भारतीय मानक समय के 15 डिग्री पूरब, 15 डिग्री पूरब देश समय क्या होगा, हम जाने कि भारत में कितना बजा, 5:30,
15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो वहां बजेगा 6:30। समझ आया? बस क्लियर। भूमध्य रेखा के अब कहेगा कि अगर भारतीय मानक समय पे सुबह के दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भारतीय मानक समय से 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? तो देखो घटा देंगे, बस इतना सही है। इसका मतलब है गर्दा उड़ गया। कल देखते हैं। जो नहीं समझे निराश नहीं होना, अभी दिसंबर बचा हुआ है, हमारा 6 खत्म। इसको कल कराएंगे ना, आज तो क्या देखो भारतीय मानक समय अगर ग्रीनविच पे 2 बज रहा है ना, तो भारतीय मानक समय का मतलब है 82.5। भारत में समय कहां से लिए हैं? 82.5 से। तो 82.5 का मतलब कितना है? 15 × 5 = 75 और 7.5 का मतलब कितना? आधा घंटा। तो यानी ग्रीनविच में जितना भी बजे, भारत ग्रीनविच से हमेशा 5.5 घंटा आगे का टाइम दिखाएगा। अगर वहां की घड़ी में जितना बज रहा हो, भारत की घड़ी में उससे कितना आगे बजेगा? 5.5 घंटा आगे। अब कहेगा कि वहां 3 बज रहा है, तो भारत में 8.5, 5.5 घंटा जोड़ दें। वहां 4 बज रहा है, तो भारत में 9.5। अब कहेगा कि अगर ग्रीनविच पे दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भारतीय मानक समय के पश्चिम में 30 डिग्री समय क्या होगा? 30 डिग्री मतलब 2 घंटा। भारतीय मानक समय पे यहां 2 बज रहा है, भारतीय मानक समय पे कितना बज रहा है? 7.5। 2 घंटा पीछे यानी 30 डिग्री पीछे, 2 घटा देंगे, 5.5 बज रहे होंगे। ऐसे आगे पीछे जो भी करे, भारतीय मानक समय आपको क्या देगा कि आपको वहां पे क्या करेगा? रोक के देगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट करेंगे ना, पकड़ने लगोगे। कुछ फायदा किया।